डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लासेस में हम लोग मेनली आइंस्टीन इक्वेशन का डिस्कशन करेंगे। क्या था आइंस्टीन इक्वेशन या मॉडर्न फिजिक्स में क्या ये भूमिका निभाता है, इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझेंगे और इनके कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिटेल्ड वे में समझने का प्रयास करेंगे कि क्या इन्होंने रियलिटी में डिस्क्राइब किया था अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आइंस्टीन इक्वेशन जो मेनली था ये प्लैंक क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड है, मतलब प्लैंक के द्वारा डिफाइन किए गए प्लैंक क्वांटम थ्योरी को बेस मानकर, इस प्लैंक क्वांटम थ्योरी को बेस मानकर इन्होंने इसके कॉन्सेप्ट को अपना बेस बनाया और बेस बनाकर कुछ थियरी, कुछ फैक्ट्स रखे और वो किन बातों को प्रूव करते हैं। जहाँ जहाँ हल्की बहुत कमियां रह गई थी प्लैंक क्वांटम थ्योरी को डिस्क्राइब करते समय प्लैंक साहब से, इन्हीं के कुछ कमियों को दूर करने के लिए इन्होंने अपना फैक्ट रिप्रेजेंट किया। वही हमारा बेसिकली आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। बहुत 100% कोई गलतियाँ नहीं है, सिर्फ थोड़े से सीली मिस्टेक्स है, मतलब 1 से 2% की, उन्हीं चीज़ों को इन्होंने डिस्क्राइब करके बाकी दोनों लोगों में मेल जोल बिल्कुल अच्छा था, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट प्लैंक साहब ने बोला है उसी को फॉलो करके इन्होंने अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है जो कि मैं ऑल्सो डिस्क्राइब किया हूँ, प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या है। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी रेडिएशन पर डिपेंडेंट है। इन शॉर्टकट ऑलरेडी मैंने इसका डिस्कशन कर लिया है। जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी है, प्लैंक साहब की थ्योरी, ये मेनली रेडिएशन के लिए था कि कोई बॉडी कैसे रेडिएशन करती है या कैसे इमिशन और एब्जॉर्प्शन करती है, इमिशन और एब्जॉर्प्शन, इमिशन या एब्जॉर्प्शन कैसे करता है। और जब ये प्रोसेस होता है तो चाहे रिलीज एनर्जी कह दो या एब्जॉर्ब एनर्जी, हमेशा ये रेडिएशन एनर्जी होगी या फिर ये हमेशा एक किसी छोटे से पैकेट के फॉर्म में होगा, मतलब बंडल फॉर्म में, एनर्जी का बंडल के फॉर्म में ये चीज़ें एब्जॉर्ब करती है, बंडल ऑफ एनर्जी। और ये हमारा क्वांटा कहलाता है। बेसिक फंडामेंटल यूनिट को हम लोग क्वांटा कहते हैं। बेसिक फंडामेंटल यूनिट को हम लोग क्वांटा भी कहते हैं। और फोटोन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है, इसलिए E बराबर hν। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट प्लैंक साहब ने बताया था। किसी सॉलिड को हीट करते हैं, किसी सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो इसके बिहेवियर में क्या चेंज होता है, जिसके कलर में चेंज हुआ फ्रॉम रेड टू ब्लू। इसी चीज़ को देख करके इन्होंने वेवलेंथ से रिलेटेड, उसके एनर्जी से रिलेटेड, उसके टेम्परेचर से रिलेटेड एक ग्राफ रिप्रेजेंट किया। वो ग्राफ कुछ ऐसा बनाता है जो कि प्लैंक साहब ने ही डिफाइन किया, और ये क्लास 11 का चैप्टर है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कुछ ऐसा ग्राफ होता है इनका, ठीक है, कुछ ऐसा। तो वो इसी ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे इन्होंने अपने कुछ डिफरेंट थियरीज रखा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन का और ये प्लैंक का। तो हमें उससे मतलब नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा एक बेसिक, आइंस्टीन साहब ने क्या बोला था, आइंस्टीन साहब ने अपने थियरी में क्या बातें रखी है, ये हमारा मेनली कॉन्सेप्ट है। तो आइंस्टीन के इक्वेशन में जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, फंडामेंटल चीज़ें ये है कि जो इनका पहला फैक्ट है, जो पहला इनका मेजर फैक्ट है, इन्होंने कहा कि जब किसी मेटल पर एनर्जी आती है, जब किसी मेटल पर एनर्जी आप गिराते हो ना, रेडिएशन hν, जब किसी मेटल पर hν एनर्जी आती है तो ये रेडिएशन एनर्जी है। और रेडिएशन एनर्जी है मतलब ये फोटोन है, छोटे छोटे पार्टिकल क्या है, ये मैं जो बना रहा हूँ फोटोन, ऐसे एज्यूम कर लो ये जो वाइट वाइट मैंने बताया है ये रेडिएशन तो है लेकिन फोटोन है, ये फोटोन पार्टिकल है, फोटोन पार्टिकल। क्योंकि आप शुरू से लेके अभी तक समझ चुके होंगे रेडिएशन जो यहाँ पर एज्यूम किया गया है इन द फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यहाँ पर लाइट को रेडिएशन माना गया है और रेडिएशन में भी
ये पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करता है और वो पार्टिकल नेचर फोटॉन है, मूविंग पार्टिकल है, ठीक है, मूविंग पार्टिकल। तो ये फोटॉन रेडिएशन या फोटॉन एनर्जी या फिर बंडल ऑफ एनर्जी मेटल पे स्ट्राइक करती है, तो ये इंटरैक्ट करता है किससे? मेटल में छुपे हुए इलेक्ट्रॉन्स से, मेटल में छुपे हुए बाउंड इलेक्ट्रॉन से ये इंटरैक्ट करता है। कौन? फोटॉन और फोटोसेंसिटिव इलेक्ट्रॉन। तो इनका पहला फैक्ट इसी बात पे डिपेंड है बेटा। पहला फैक्ट इनका यही कहता है कि जो ये इंटरैक्शन है, तो फोटॉन, नोट डाउन करिएगा इसको, फोटॉन प्लस फोटोसेंसिटिव, ये टर्म मैं यूज कर रहा हूं, टर्म है ये, फोटोसेंसिटिव इलेक्ट्रॉन, फोटोसेंसिटिव इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ मेटल, इनसाइड मेटल। कहने का ये सिंपल सा मतलब है वही बाउंड इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ मेटल, क्योंकि मेटल में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इन्होंने नाम दिया है। थोड़ा लेबल का कॉन्सेप्ट है इसीलिए इसको अलग से डिस्कशन कर रहा हूँ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फोटॉन और फोटोसेंसिटिव, फोटोसेंसिटिव मतलब एनर्जी पाने के बाद जो सेंसिटिव हो जाता है, जो निकल जाता है, फोटॉन पाने के बाद, एनर्जी पाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन निकल गया, फोटोसेंसिटिव इलेक्ट्रॉन, तो इनके बीच इंटरेक्शन होता है, यही इनका पहला फैक्ट है। तो पहले फैक्ट में इन्होंने कहा कि फोटॉन की एनर्जी, इट मीन्स फोटॉन पार्टिकल और इनसाइड अ फोटोसेंसिटिव इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच इंटरेक्शन होता है ड्यूरिंग स्ट्राइक्स ऑन द मेटल सरफेस। जब ये मेटल के सरफेस पर इंटरेक्ट करता है तो तुरंत क्या कर जाता है? एनर्जी का आदान प्रदान करता है, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ट्रांसफर कर देता है बिटवीन द फोटॉन एंड फोटोसेंसिटिव पार्टिकल। अब यहाँ से दूसरा पॉइंट जो मैं शुरू में ही बता दे रहा हूँ, इन्होंने ये भी कहा कि जैसे एनर्जी गिरता है, ये स्पेशली यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ नो टाइम लैग का कॉन्सेप्ट, नो टाइम लैग का कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसको पहले ही बता दूँ। आइंस्टीन साहब ने यह भी कहा कि जैसे एनर्जी मेटल पर गिरी, फोटोसेंसिटिव इलेक्ट्रॉन जो है वो मतलब सेंसिटिव होके बाहर आ गए, रिमूव हो गए, इजेक्ट हो गए, इमिशन हो गया, तो इस दौरान नो टाइम लैग लगता है। मतलब जैसे एनर्जी गिरती है, यही कहा गया है नो टाइम लैग का मतलब, जैसे तुमने इंसिडेंट रेडिएशन गिराया, अगर इलेक्ट्रॉन निकलना होगा तो तुरंत निकल जाएगा, मतलब टाइम नहीं लेगा। ऐसा नहीं कि खाएगा, एब्जॉर्ब करेगा और वाइब्रेट करेगा, तुरंत बाहर आ जाएगा, एकदम तुरंत। जैसे मेटल पर गिरा तुरंत इलेक्ट्रॉन रिमूव कर जाएंगे। तो इसी चीज को कहा जाता है नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट रेडिएशन एनर्जी एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नो टाइम लैग, कोई भी टाइम नहीं लगता है। और इस दौरान ध्यान से सुनिएगा, ये जो नो टाइम लैग का मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इस दौरान इंटेंसिटी लाख चेंज कर दो, ध्यान से सुनना, इंटेंसिटी की बात हो रही, याद करिए हर्ट्ज लिनार्ड मिल्गन का एकदम पहला फैक्ट, इंटेंसिटी लाख तुम चेंज कर दो, इंटेंसिटी को 1000 बदल दो, इससे नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज होंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक, एनर्जी नहीं चेंज होगी। कहने का मतलब जब हमारा hν एनर्जी गिर रहा है इस मेटल पर, जब फोटॉन एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी hν गिर रहा है इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो गया और यहाँ पे नो टाइम लगता है, तो नो टाइम लैग है। वो टाइम कितना है? 10⁻⁸ सेकेंड, इतने टाइम में इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं नो टाइम लैग, 10⁻⁸ सेकेंड। अब समझने वाली बात यह है कि इसी फैक्ट में आइंस्टीन साहब ने बोला कि जब ये प्रोसेस हो रहा है, इस दौरान इंटेंसिटी को लाख वैरी कर दो, इंटेंसिटी 5 वाट, 10 वाट, 20 वाट, 50 वाट, याद करो। तो इंटेंसिटी लाख चेंज कर दोगे, इसके वजह से एनर्जी नहीं बदलेगा, तो क्या बदलेगा? इंटेंसिटी के बदलने से नंबर ऑफ फोटॉन्स बदल जाएंगे, निकलने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी, निकलने वाले इमिशन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ेगा, ठीक, ये बात। और फिर इसी चीज पे इन्होंने कहा, इसी कॉन्सेप्ट में, कि एनर्जी ऑफ फोटॉन सेम रहेगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये एनर्जी सिर्फ दो ही बात पे डिपेंड करती है, एक है फ्रीक्वेंसी और एक है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो एक तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा, दूसरा ये फ्रीक्वेंसी पर,
दूसरा ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, इसके अलावा और किसी पॉइंट पे डिपेंड नहीं करेगा। तो दो इनके फैक्ट हो गए। पहला फैक्ट इंटरेक्शन बिटवीन फोटोन पार्टिकल एंड फोटो सेंसिटिव इलेक्ट्रॉन, ये चीज़ें हैं। दूसरा है कि नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट रेडिएशन एंड रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस दौरान इंटेंसिटी अगर तुम चेंज कर देते हो लाख बार तो इससे नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, मतलब नंबर बढ़ेगा। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट क्लियर। अब चलते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट पे। इन्होंने ये भी कहा कि जब किसी मेटल पर आप एनर्जी देते हो, ध्यान से, जब किसी मेटल को आप एनर्जी देते हो HNu, जो कि रेडिएशन एनर्जी है, जो मेन एनर्जी है, फंडामेंटल एनर्जी HNu, इस HNu का इंटरेक्शन कैसे होता है, आइए इसको समझते हैं। इस HNu का इंटरेक्शन कैसे होता है? तो ये एनर्जी जो है अंदर तक जाती है, जरा एक लाइन और बनाना पड़ेगा मुझे। ये HNu एनर्जी अंदर तक जाती है किसी इलेक्ट्रॉन्स तक, ये देखो किसी इलेक्ट्रॉन्स तक। कौन सी ये एनर्जी? यही एनर्जी बना रहा हूँ, कुछ और नहीं, HNu, फोटोन एनर्जी। ये जो HNu एनर्जी है अंदर के किसी इलेक्ट्रॉन को मिलता है HNu एनर्जी, और ये एनर्जी पाने के बाद वाइब्रेशन शुरू कर देगा। वाइब्रेशन तो कहाँ आएगा? सतह पर आएगा, सरफेस पर, और सरफेस पे आने के बाद तुरंत बाहर निकल जाता है E ऑफ काइनेटिक एनर्जी से। तो ये क्या है? वर्क फंक्शन। इलेक्ट्रॉन को जस्ट ऑन द सरफेस आने के लिए जो एनर्जी लगी वो है फाई, और इसके बाद जितनी एनर्जी वो लेके निकला E काइनेटिक। तो यहीं पर इन्होंने अपना इक्वेशन दिया कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इसको हम जानते हैं हाफ mv²। जाहिर सी बात है हाफ mv² होगा। और ये एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा? या तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे, तो EV0 बराबर हाफ mv²। अगर आप किसी फोटोन की एनर्जी को डिफाइन करना चाहते हैं तो वो या तो डिपेंड करेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल पे और या फिर फ्रीक्वेंसी पे। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम ये भी लिख सकते थे HNu0 इज इक्वल, HNu नहीं, सिर्फ HNu। तो HNu भी लिखा जा सकता है, HNu इज इक्वल टू हाफ mv²। दो ही बात पे डिपेंड करता है एनर्जी, या तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे, तो EV0 बराबर हाफ mv², और नहीं तो फिर HNu बराबर हाफ mv²। तो यहीं से रिलेटेड इन्होंने अपना आइंस्टीन इक्वेशन दिया, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। तो आइंस्टीन इक्वेशन मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। आइंस्टीन साहब ने एनर्जी का बढ़िया से बंटवारा किया, कहा कि जो E टोटल है, E टोटल मतलब आने वाली एनर्जी, इंसिडेंट, E टोटल का बंटवारा दो जगह होगा, एक तो वर्क फंक्शन और दूसरा हमारा E ऑफ काइनेटिक। जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ले करके भागेगा उसी को कहते हैं E ऑफ काइनेटिक। जितनी रिमेनिंग एनर्जी ले करके इलेक्ट्रॉन इमिट करता है वो एनर्जी कहलाती है हमारी काइनेटिक एनर्जी। तो E टोटल क्या है? आने वाले सोर्स की एनर्जी क्या है? HNu, फिक्स फ्रीक्वेंसी है, मतलब फ्रीक्वेंसी उसकी कांस्टेंट है। आने वाली एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगा ना कोई रेडिएशन एनर्जी लोगे कांस्टेंट। तो HNu इज इक्वल टू फाई की जगह वर्क फंक्शन HNu0 एंड प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। बस यही इक्वेशन दाएं बाएं लिख दो, H हमने कॉमन ले लिया, इक्वेशन हो गया न्यू माइनस न्यू0 इज इक्वल टू हाफ mv का मैक्सिमम स्क्वायर, v का मैक्सिमम स्क्वायर। बस यही इक्वेशन है आइंस्टीन इक्वेशन। और आइंस्टीन साहब ने कहा, आइंस्टीन साहब ने यहाँ पे नोट लगा के बोला इस अपने इक्वेशन में, इस इक्वेशन में इफ न्यू इज इक्वल टू न्यू0, अगर न्यू बराबर न्यू0 जब मतलब ये न्यू की जगह न्यू0 रख दो तो इस शर्त में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। और ये ऑलरेडी हम पढ़े हैं, जब हमारा किसी मेटल पर इंसिडेंट एनर्जी की फ्रीक्वेंसी, न्यू का मतलब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, ये न्यू क्या है? इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, शॉर्टकट इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। और ये न्यू0 क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाता है तो इस शर्त में अकॉर्डिंग टू इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। और इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर ये मेटल सरफेस पर, ध्यान से देखिएगा, ये मेटल सरफेस पर आने वाली एनर्जी, इस मेटल सरफेस पे आने वाली एनर्जी HNu बराबर है HNu0 के,
तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन तो होगा, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन का इमिशन तो होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इमिशन। ध्यान से देखना, ये इलेक्ट्रॉन बेचारा इमिट तो करेगा, लेकिन सरफेस पे जैसे आएगा इसके पास कोई एनर्जी नहीं होगी, इसलिए वहीं पे बैठा रह जाएगा। ये इसका मतलब है। वो एनर्जी सिर्फ इतनी थी, न्यू बराबर न्यू नॉट का मतलब है वो एनर्जी सिर्फ इतना थी, इलेक्ट्रॉन निकल करके सरफेस पे जाके बैठ गया। तो वही चीज़ इन्होंने बताया है कि न्यू बराबर न्यू नॉट का मतलब है फ्रीक्वेंसी जो आने वाली लाइट की है वो इक्वल है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, और जब आने वाली फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के बराबर हो जाती है तो निकलने वाले फोटोन, निकलने वाले फोटो सेंसिटिव इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं बचती, ज़ीरो हो जाती है। तो ये 3 फैक्ट हमारे कवर हो गए, ठीक है, 3 फैक्ट हमारे कवर हो गए। और इन्होंने यहीं पर ये भी बोला है कि इसी फैक्ट में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मिनिमम वर्क फंक्शन एनर्जी की आवश्यकता होती है, इससे मिनिमम एनर्जी है तो मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। मतलब आइंस्टीन साहब ने ये भी बोला कि इफ़ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू न्यू नॉट है तो इमिशन होगा, इमिशन क्या होगा, बिल्कुल हो के रहेगा। और अगर आने वाली फ्रीक्वेंसी बड़ी है न्यू नॉट के, मतलब आने वाली की एनर्जी ज़्यादा है वर्क फंक्शन से, आने वाली की एनर्जी ज़्यादा है कंपैरिजन टू थ्रेशोल्ड, तो इस शर्त में भी इमिशन होगा, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसी बात को आइंस्टीन ने ये भी कहा है, दिस इज द कंडीशन ऑफ इमिशन अकर्स थ्रू अ मेटल सरफेस। ये अगर है तो इमिशन होगा, लेकिन अगर गलती से न्यू लेस देन न्यू नॉट हो गया, ये देख लो, न्यू लेस देन न्यू नॉट, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कम है, इंसिडेंट एनर्जी कम है कंपैरिजन टू थ्रेशोल्ड, तो इस शर्त में नो इमिशन अकर्स। और आपके एग्जाम में यही पूछा जाता है, कब इमिशन नहीं होता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, तो आप बोलोगे न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, नो इमिशन अकर्स थ्रू द मेटल। आप कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा दो लाइट की, अगर ये शर्त है, ध्यान से देखना, अगर ये शर्त है, कौन सा, न्यू लेस देन न्यू नॉट, तो इस शर्त में, इस कंडीशन में कितनी भी इंटेंसिटी इंक्रीज कर दो लाइट की, कितनी भी इंटेंसिटी इंक्रीज कर दो, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता है, निकलेगा ही नहीं, नो इमिशन अकर्स, ठीक है। तो नो इमिशन अकर्स 2 बार ये लिखना पड़ गया, समझ गए होंगे क्यों कह रहा हूं। अगर न्यू लेस देन न्यू नॉट है तो इस शर्त में इंटेंसिटी लाख बढ़ा लो, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, मतलब नहीं निकलेगा। तभी तो डेफिनेशन में बोला जाता है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, देन द रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमिना। तभी तो बोला जाता है सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, सर्टेन अमाउंट ऑफ रेडिएशन एनर्जी। सर्टेन का मतलब है इतनी तो एनर्जी रहे जो मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन निकाल पाए। तो ये भी चीज़ें ऑलरेडी आइंस्टीन ने बताया हुआ है। सबसे लास्ट फैक्ट पे चलते हैं, सारे पॉइंट को मैंने डिस्क्राइब कर दिया, सबसे लास्ट पॉइंट पे चलते हैं। क्या है वो चीजें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सुन लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो वेव होती है, वेव ध्यान से सुनना, वेव जब अपनी एनर्जी को रिमूव करता है, मतलब एनर्जी रिलीज करता है, तो वेव के द्वारा छोड़ी गई एनर्जी होती है कॉन्टिन्यूअस एनर्जी, कॉन्टिन्यूअस एनर्जी। लेकिन ये याद रखिएगा, ये मैक्सवेल साहब ने बोला है, ये मैक्सवेल साहब ने बोला है, किन्होंने बोला है, मैक्सवेल साहब ने। तो इसीलिए बता रहा हूँ ताकि समझ लो, ये आइंस्टीन ने इसको डिफाइन किया है, इतना क्लियरली नहीं समझ पाओगे तभी बता रहा हूँ। तो मैक्सवेल ने बोला था वेव जब अपनी एनर्जी को छोड़ता है तो कंटिन्यूअस फॉर्म में एनर्जी छोड़ता है, लेकिन जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात आती है, अब यहाँ पे सुन लो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात आती है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस थियोरी से सॉल्व किया गया है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी से। और प्लैंक क्वांटम थ्योरी में लाइट को क्या माना गया है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी में लाइट को माना गया है रेडिएशन, और रेडिएशन कंसिस्ट डुअल नेचर, रेडिएशन कंसिस्ट डुअल नेचर। तो
हम यहाँ पर फोटॉन मान करके इसको सॉल्व करते हैं, एनर्जी ऑफ बंडल के रूप, मतलब बंडल ऑफ एनर्जी के फॉर्म में इसको सॉल्व करते हैं। तो फोटॉन क्या है? पार्टिकल। फोटॉन कैसा पार्टिकल है? एनर्जेटिक पार्टिकल है, हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल है। कौन? फोटॉन। तो फोटॉन हमारा पार्टिकल है, फोटॉन हमारा रेडिएशन एनर्जी है। इस पार्टिकल की जब यहाँ पे स्टडी की गई, कहाँ पर? इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमिना में। तो ध्यान से सुनिएगा, जो सबसे खास बात मैं बताने जा रहा हूँ, सबसे खास बात, फोटॉन की जो एनर्जी होती है ये डिस्क्रीट फॉर्म में रिलीज होती है। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब होता है कंटिन्यूअस ना होकर छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में। तो डिस्क्रीट एनर्जी के फॉर्म में ये अपनी एनर्जी रिलीज करता है ऑन द मेटल सरफेस। जब आने वाली रेडिएशन एनर्जी, आने वाली हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन एनर्जी, आने वाला हाईली एनर्जेटिक फोटॉन मेटल सरफेस पे गिरता है ना, तो गिरने के बाद डिस्क्रीट एनर्जी देता है। किसको? मेटल को। डिस्क्रीट एनर्जी, थोड़ा सा यहाँ पे लिख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट गड़बड़ाए ना। चलो भैया तुम यहाँ आ जाओ, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो हमने ये समझा रहा है आपको, मैं ये समझा रहा हूँ कि जब किसी मेटल पर, ये मेटल है, आइंस्टीन साहब ने इसको बोला है, जब इस मेटल पे एनर्जी आ रही है, रेडिएशन एनर्जी, एच न्यू, बार बार वही बोल रहा हूँ, फोटॉन एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी, तो जब एच न्यू एनर्जी इस पे गिर रहा है तो ये अपनी फोटॉन एनर्जी, एच न्यू एनर्जी डिस्क्रीट फॉर्म में देता है इलेक्ट्रॉन को। डिस्क्रीट, आवश्यकता अनुसार। डिस्क्रीट का मतलब है तोड़ तोड़ के देता है, टुकड़ों के फॉर्म में। एक साथ नहीं सब दे देता कि सब तुम अकेले खा जाओ, थोड़ा थोड़ा, जितना तुम्हें जरूरत है उतनी एनर्जी लो और बाहर निकल जाओ। एच न्यू कहता है कि जितना तुम्हें एनर्जी की जरूरत है लो, खाओ और बाहर निकल जाओ। तो आप याद रखिएगा, फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो डिस्क्रीट एनर्जी होती है, न कि कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, बस यही फैक्ट के बारे में ऑलरेडी मैंने सारे कॉन्सेप्ट को इंक्लूड कर लिया। इस आइंस्टीन इक्वेशन से रिलेटेड थियरी मैं स्लाइड में ऐड कर दे रहा हूँ, आप इसको देख करके सेम एज इट इज़ नोट कर लीजिएगा, यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सारे पॉइंट्स को मैंने इंक्लूड कर दिया आज के क्लास में, और यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है फुल्ली फिनिश आइंस्टीन इक्वेशन।